हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक देखेंगे लोग, यानी अर्थव्यवस्था, और उसका दूसरा चैप्टर देखेंगे लोग, राज्य एवं राष्ट्र की आय। पहला चैप्टर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक आप लोग वो देख लीजिएगा लोग। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें किताबी भाषा का बहुत कम यूज किया गया है, इसको अपने भाषा में अपने अनुसार इसको तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं लोग। बोल रहा है कि आय यानी इनकम क्या है, आय के बारे में हम लोग जानते हैं लोग। एक मिनट, थोड़ा इसको जूम कर लूं। हाँ, अब सही हो गया। चलिए, आय लोगों को अपने परिश्रम के फलस्वरूप, परिश्रम मतलब जो कार्य, कठिन कार्य, मेहनत जो करते हैं लोग वो, तो लोगों को अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा वस्तु प्राप्त होती हैं उसे आय कहते हैं। यहाँ पे यह होगा, थोड़ा सा गलत हो गया, उसे आय कहते हैं। यानी लोग कोई भी काम करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, और काम करने के बाद जो उसे धन, यानी धन में कुछ भी आ जाएगा, या वस्तु यानी पैसा या वस्तु प्राप्त होती हैं उसे आय कहते हैं। यानी उसके पास जो काम करने के बाद जो आता है उसे आय कहते हैं, धन या वस्तु। समझ में आ गया? ये सिंपल सी भाषा है कि लोगों को अपने परिश्रम के फलस्वरूप, यानी परिश्रम के बाद जो धन अथवा वस्तु प्राप्त होती हैं उसे आय कहते हैं। ठीक है। अगला, लोगों की आय के द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। सही बात है कि जब लोगों का आय होगा उसी के अनुसार क्या होगा, देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं लोग। अगला पॉइंट, अगला है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय हालांकि हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, इसमें भी थोड़ा सा उसका देखेंगे लोग। देश के लोगों को प्राप्त होने वाली आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी एक वर्ष में देश के लोगों को प्राप्त होने वाली आय का योग जो होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है, चाहे वे देश में प्राप्त किए हो या विदेशों में जाकर प्राप्त किए हो। यानी भारत देश के लोगों के औसतन आय के योगों को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब देखिए अगला बोल रहा है, किसी भी देश का आर्थिक विकास उसके राष्ट्रीय आय पर निर्भर होता है। आर्थिक विकास किस पर होता है? राष्ट्रीय आय पर निर्भर होता है। यानी जब राष्ट्रीय आय अच्छा होगा तो उस देश का आर्थिक विकास भी अच्छा होगा। प्रति व्यक्ति आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। यहाँ पे कहलाता है होगा, प्रति व्यक्ति आयु हो गया, सॉरी आय होगा। प्रति व्यक्ति आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? लोगों के औसतन आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी लोगों के औसतन आय को, सभी आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, लेकिन इसके आयों का योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट, अगला बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय आय। इसके बारे में देखेंगे लोग कि भारत में राष्ट्रीय आय का क्या इतिहास है, उसका थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे लोग कि उसका आगमन कैसे हुआ राष्ट्रीय आय का। देखिए, भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था तथा किसके द्वारा लगाया गया था? तो हो जाएगा 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश
रूल इन इंडिया, एक उनकी पुस्तक है, किसकी, दादा भाई नौरोजी की, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया। यानी दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि जो उनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये बताया था कि भारत जो प्रति व्यक्ति आय हैं भारत की वो 20 रुपया है। चलिए अगला देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय, एक मिनट, अगला बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए सरकार ने 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी CSO, जिसको स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की कहा जाता है, की स्थापना की। यानी राष्ट्रीय आय को, जितना भी राष्ट्रीय आय है उसके आंकड़ों को एकत्र करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी CSO की स्थापना की। कब? तो 1951 ईस्वी में। याद रखिएगा ये केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का उपयोग स्थापना कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि प्रो-PC यानी प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। देखिए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? 1949 ईस्वी में। 1951 में क्या हुआ? केंद्रीय सांख्यिकी का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? 1949 ईस्वी में। इस समिति ने अप्रैल 1951 ईस्वी में अपने प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अप्रैल 1951 ईस्वी में क्या की? अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 1948 से 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपये बताई गई थी। यानी 1951 में जो उन्होंने प्रथम रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की, उसमें 1948 से 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय था, यानी उस समय देश की कुल राष्ट्रीय आय जो था वो 8,650 करोड़ रुपये बताई थी, तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपया 9 करोड़ हो गए। यहाँ पे 9 करोड़ रुपया बताई गई थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है कि इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन, याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन सहायता करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अब है प्रति व्यक्ति आय। देखिए, प्रति व्यक्ति आय हम समझा दिए थे पहले क्लास में। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर लोगों को उपभोग वस्तुएं एवं सेवाएं अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं। यानी इसमें क्या होगी? राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होगा तो लोगों को उपभोग वस्तुएं एवं सेवाएं अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगी। केवल आय में होने वाली वृद्धि किसी देश की आर्थिक स्थिति देश को नहीं व्यक्त करती है। यानी केवल आय में वृद्धि हो जाएगा तो उसकी देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति नहीं पता चलेगी कि कैसे है। यदि राष्ट्रीय आय के साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हो, यानी राष्ट्रीय आय भी हो, आय में भी वृद्धि हो और जनसंख्या में भी वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होता है। मान लीजिए राष्ट्रीय एक परिवार है, एक परिवार में 2 आदमी हैं और 2 आदमी का खर्चा मान लीजिए 20 रुपया है, ठीक है, और 2 आदमी का खर्चा 20 रुपया है और इस परिवार में 1 आदमी हो गया, 3 आदमी हो गया, अब इसकी खर्चा 30 रुपया हो गया।
तो क्या हुआ, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई और जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। तो इसमें कोई अंतर होगा, कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ा तो उसकी खर्चा भी बढ़ा। हाँ, जनसंख्या कम हो आय ज़्यादा हो, यहाँ पर जनसंख्या 3 है, यहाँ पर आय अगर 40 होता 50 होता तब क्या होता, तब उसमें सुधार होती। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं लोग। किसी देश का राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह उस देश का प्रति व्यक्ति आय होता है। यानी प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। अब देखिए, ये है फॉर्मूला प्रति व्यक्ति आय का। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा उस देश की कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय मालूम हो, कुल जनसंख्या मालूम हो तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। अगला है राष्ट्रीय आय की धारणा। अब राष्ट्रीय आय की धारणा क्या है उसके बारे में देखते हैं लोग। देखिए, राष्ट्रीय आय की धारणा को निम्नलिखित आयामों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद। इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में ये जो शब्द है, ये जो वाक्य हैं वो बार बार आता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो पहला सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तीसरा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे लोग। चलिए आगे देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। यानी कोई देश हो और उस देश में एक वर्ष के अंदर जितने भी वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित हुई हैं, उस वस्तु और सेवाओं के जो मूल्य हैं उसको क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं का अर्थ क्या है। तो चलिए यहाँ देखते हैं इसको। वे सभी वस्तुएं एवं सेवाएं जो उपभोग या निवेश के लिए खरीदी जाती हैं, इसमें परिवारों द्वारा की गई खरीद और पूंजीगत वस्तुएं शामिल हैं। देखिए, वे सभी वस्तुएं एवं सेवाएं जो उपभोग या निवेश यानी उपभोग यानी बेचने के लिए खरीदी जाती हैं, उसे ही अंतिम वस्तु एवं सेवाएं कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु हम खरीदें और उसका निवेश किए, क्या किए? खरीदे और उसे बेच दिए। जैसे इनमें से देखिए, अब परिवारों द्वारा खरीदी जाती है, क्या खरीदी जाती है? भोजन वस्तु आदि, यानी भोजन या कोई भी वस्तु खरीदी जाती हैं। और पूंजीगत वस्तुएं यानी पूंजीगत वस्तुएं मशीन, फर्नीचर, परिवहन आदि, इसका यूज किया जाता है। इसको खरीद कर बेचा जा सकता है लेकिन इसका यूज किया जाता है, इसका भी यूज किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? अंतिम वस्तु एवं सेवाएं के अंतर्गत इसका अर्थ होता है। दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश के लोगों के द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को सकल उत्पाद यानी जीएनपी कहते हैं। अब देखिए, लोगों के द्वारा, उसमें क्या था? उसमें एक वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य दिया था, लेकिन ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। ये तो किसी देश के लोगों के द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी कहते हैं। नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस, अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या क्या हम जोड़ेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकलेगा। तो एक तो सकल घरेलू यानी जीडीपी होना चाहिए और उसमें देशवासियों
द्वारा विदेशों में अर्जित आय, यानी मान लीजिए भारत का जो व्यक्ति है वो विदेश में दुबई हो या फिर अमेरिका हो, कहीं भी जाकर के जो पैसा अर्जित करता है या विदेशियों द्वारा देश में अर्जित है, यानी जो विदेश भारत में आकर कमाते हैं उनके अंतर को हम क्या करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ दें तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। यानी जीडीपी भारत का जितना भी है, जीडीपी में देशवासी यानी जो भारत के लोग जाकर विदेश में कमाए हो उसकी आय को, और विदेश के जो व्यक्ति आकर भारत में कमाए हो उसकी आय को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जो आएगा जीडीपी में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक निश्चित अवधि में देश के संपूर्ण उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है। सही बात है, यानी जीडीपी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक निश्चित, इसकी समय अवधि, इसकी समय जो है वो निश्चित की गई है, यानी एक ही वर्ष में इसको करना है। तो अवधि में यानी निश्चित अवधि निश्चित समय में देश के संपूर्ण उत्पादन को विकास का मौद्रिक मूल्य कहते हैं। अगला बोल रहा है इसके उत्पादन में मशीन, औजार, कारखाने का भवन इत्यादि का एक अंश नष्ट हो जाता है और उनकी समय समय पर मरम्मत करानी पड़ती है या बदलना पड़ता है। इसे घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय कहते हैं। मान लीजिए कोई मशीन या कारखाना है, उसमें क्या होगा, या कोई भवन है, उसका कोई भी सामान अगर नष्ट हो जाता है यानी खराब हो जाता है तो क्या होता है, उसकी समय पर मरम्मत कराई जाती है, यानी उससे ठीक कराया जाता है मिस्त्री द्वारा। और या अगर ठीक होने वाला नहीं है तो उसको क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय कहते हैं, यानी इसको व्यय इसमें इन्वेस्ट किया गया। चलिए अगला देखते हैं। अतः सकल घरेलू उत्पाद में घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय को घटा देने से जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी जीडीपी में जो मशीन के या कारखानों के मरम्मत पर या बेचने पर जो आय प्राप्त होता है उसको हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, उसके बाद जो शेष बचेगा वही हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस गिरावट एवं प्रतिस्थापन व्यय, यही हो जाएगा। यानी यहाँ पे जीडीपी होगा, जीडीपी में से गिरावट या प्रतिस्थापन व्यय को घटा दे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगा हमारा। चलिए अगला है राष्ट्रीय आय की गणना या माप। राष्ट्रीय आय की गणना 3 प्रकार से की जाती है जो निम्नलिखित है। अब देखिए ये एक छोटा सा फिगर है, समझिए इसको। उत्पादन, आय सृजन, मांग, व्यय, पुनः उत्पादन, वृद्धि, प्रेरणा। यानी पहले क्या होगा, आय जब बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन, आय, मांग, यानी आय के बाद क्या होगा, व्यय होगा। उत्पादन करेंगे, आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसका व्यय, यानी जो हमारा आय होगा, जो पैसा होगा उसको हम व्यय करेंगे, यानी खर्च करेंगे, किसी चीज़ पर व्यय करेंगे, यानी निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, फिर हमको उत्पादन में वृद्धि होगा। तो वही है उत्पादन, व्यय और आय, इन 3 चीज़ों को देखना है। उत्पादन, राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन, आय एवं व्यय पर की जाती है। चलिए देखते हैं लोग। उत्पादन विधि, इसके अंतर्गत देश की आर्थिक व्यवस्था को कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। यानी इसके अंतर्गत देश की आर्थिक व्यवस्था जो है, जो आर्थिक व्यवस्था उसको कृषि, उद्योग, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में बांटा जाता है। यानी कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में या परिवहन क्षेत्र में इसकी व्यवस्था को क्या किया जाता है, आर्थिक व्यवस्था को बांट दिया जाता है। अगला बोल रहा है इन सभी क्षेत्रों द्वारा
एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य, यानी जो बाजार का मूल्य होता है, बाजार मूल्य तथा निर्यात यानी विदेशों को भेजने वाली वस्तुएं एवं आयात विदेशों से आने वाली वस्तुएं। निर्यात यानी भारत से जो विदेश में वस्तु जाती हैं उसे निर्यात कहते हैं, और आयात का मतलब क्या, जो भारत से विदेश से भारत में वस्तुएं आती हैं उसे आयात कहते हैं। तो बोल रहा है कि इन सभी क्षेत्रों द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य तथा निर्यात आयात के अंदर जोड़ दिया जाता है, तो उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। यानी उत्पादन गणना विधि कब होता है, जब विदेश का जो आय है, यानी विदेश से जो वस्तु भारत में आई और भारत की वस्तु विदेश में गई, उस सभी क्षेत्रों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। दूसरा, आय गणना विधि। व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उस विधि को आय गणना विधि कहते हैं। यानी व्यक्ति के आय के आधार पर क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यानी व्यक्ति का कितना आय है उसी के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट है व्यय विधि। व्यक्ति अपने आय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करता है, यानी खर्च करता है उस पर। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय को जोड़कर किया जाता है। करता है इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के बैंक को जोड़कर किया जाता है। बैंक यहाँ होगा, बाइक गलती से लिखा गया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं लोग। यहाँ पे हम बोल रहा है, निदेशालय की इस रिपोर्ट के अनुसार सन 2008 से 2009 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 25,494 है, जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय सन 2005 से 2006 में 6,610 है। बिहार के कुल 38 जिलों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना एवं न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिले का है। देखिए, निदेशालय की जो रिपोर्ट मिला था उसके अनुसार क्या हुआ था कि 2008 और 2009 में भारत का जो प्रति व्यक्ति आय था वो 25,494 रुपया था। 2005 और 2006 में बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय था वो 6,610 रुपया था। अब वो क्या है, अब टोटल जिले में बिहार का 6,610 में से सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना का और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिले का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। बोला भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा का तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार राज्य का है। याद रखिएगा, बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले का था, तो पटना का था, और कम प्रति व्यक्ति आय किसका था, तो शिवहर का था। लेकिन भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा का है और सबसे कम या न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार राज्य का है। राष्ट्रीय आय की गणना के आर्थिक दृष्टिकोण से उत्पादन गणना विधि और आएगा न विधि सहज। राष्ट्रीय आय की गणना के आर्थिक दृष्टिकोण से उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि सहज वैज्ञानिक और व्यापारिक तरीका है। सही है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि 41.4% बिहार की आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर करते हैं। यानी लगभग 41 से 42% मान लीजिए, 41.4% बिहार की आबादी जो है क्या है, गरीबी रेखा के नीचे गुजर कर रही है। चक्रीय समूह का निर्माण उत्पादन आय व्यय करते हैं। चक्रीय समूह याद रखिएगा, चक्रीय समूह का निर्माण कौन करता है, तो उत्पादन आय और व्यय, ये तीन जो है वो चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। चक्रीय समूह क्या है हम लोग आगे देखेंगे लोग। तो उत्पादन आय और व्यय
चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। बिहार में वर्ष 2008 से 2009 के बीच कुल घरेलू उत्पाद 11.03% हो गया, यानी कुल घरेलू उत्पाद। भारत का प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से कम है, इसलिए अमेरिका क्या है, विकसित देश है, लेकिन भारत विकासशील देश है। चलिए अगला देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ, यानी राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाई हुई उसके बारे में देखना है। राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, यानी जो आंकड़ा था उसे एकत्र करने में जो कठिनाई होती थी उसे आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई कहते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता था कि इसमें यदि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्र के यानी देश के विकास की सही स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती है। सही बात है, सही ढंग से इसकी आंकड़ा नहीं निकाला जा सकता तो क्या होगा, उस देश के विकास की स्थिति भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। दूसरा बोल रहा है दोहरी गणना की संभावना। इसमें एक ही आय को दो स्थान अर्थात दो बार जोड़ दिया जाता है, इसे दोहरी गणना कहते हैं। यानी एक ही आय है उसको दो बार जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, दोहरी गणना हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्य के मापने या मापन में कठिनाई। इसमें किसी उत्पाद का मूल्य कितना हो यह निश्चित करना कठिन होता था, यानी उसको मापने में कठिनाई होती थी, जिसके कारण उसका मूल्य मापने में भी कठिनाई होता था। अगला है कुछ संक्षिप्त नामों या रूपों का पुराना। चलिए अगला देखते हैं लोग। जैसे है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय आय। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय। और अगला है एनआई, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। और लास्ट है ईडीआई, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक विकास। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसमें आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लोग। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।